हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। तो हम करने वाले हैं आज 7th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है प्राणियों में पोषण। तो इससे पहले हमने किया है अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि था पादपों में पोषण। तो आपको पोषण के बारे में पता होगा, पोषण क्या होता है कि कोई भी जंतु कैसे अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोषण कह रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण या फिर प्राणियों में पोषण, यानी कि हम अपने खुद के बारे में जानेंगे, मनुष्यों के बारे में जानेंगे और भी अनेक जंतु जो हमारे आसपास मिलते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे कि उनके अंदर पोषण कैसे होता है, क्या विधि होती है, उनके अंदर पाचन कैसे होता है। कई बार आपने सुना होगा कि पेट में एसिडिटी हो रही है, ठीक है। हम अपने बारे में जानेंगे मेनली कि हमारे भोजन का कैसे जो है पाचन होता है, ठीक है, कैसे जो है हम जो भोजन खा रहे हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा कई बार सुना होगा आपने कि एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, ये चीज़ें कॉमन है, तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है। ये सब चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। तो चैप्टर के साथ बने रहना है। क्या है हमारे चैप्टर का नाम, प्राणियों में पोषण। तो देखो, हमें पता है कि जो पौधे होते हैं भाई, पादप जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसका हमने एक नाम भी दिया था, स्वपोषी कहा था। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो पौधे हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जितने भी प्राणी होते हैं यानी जंतु होते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। वो जो है पौधों पे या फिर दूसरे जंतुओं पे अपने आहार के लिए निर्भर करते हैं, या तो वो पौधे खाते हैं या फिर वो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मानव भी है। तो इसके अलावा देखो, आपने 6th क्लास में अपने पढ़ा था कि हमारे भोजन के बहुत सारे घटक होते हैं। अब इन घटकों के नाम आपको याद होंगे कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, ठीक है, खनिज लवण आपने पढ़ा था। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनको कहा जाता है जटिल पदार्थ। तो जटिल पदार्थों का देखो यहाँ पे, जटिल पदार्थ जब सरल पदार्थों में टूट जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। यानी कि हमारे खाने के जो बड़े बड़े टुकड़े जब टूट जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, ताकि हमारा शरीर उसको यूज कर सके, उपयोग कर सके, तो उससे क्या कहते हैं, उसी विधि को पाचन कहा जाता है। तो पाचन क्या हुआ, देखते हैं पाचन की डेफिनेशन। यानी कि बड़े बड़े जटिल पदार्थों के, जटिल खाद्य पदार्थों का, यहाँ से आप पाचन की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटित हो जाना यानी टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आगे है हमारा खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। देखो, हमारे आसपास जो है विभिन्न प्रकार के जीव हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके अंदर जो है भोजन के ग्रहण करने की विधि भी अलग होगी। जैसे कि मधुमक्खी है, मरमर पक्षी है, यानी कि जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं। तो पौधे का वो क्या करते हैं, मकरंद चूसते हैं, पौधे का रस चूसते हैं। लेकिन मानव जो है और कुछ अन्य जंतु जो हैं वो शिशु जब होते हैं तो वो माँ का दूध पीते हैं, ठीक है। ऐसे ही अजगर है, जैसे कि सर्प वंश के प्राणी जो होते हैं वो अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते। तो बहुत सारे इसी तरह के क्या हैं, प्राणी हैं जिनमें विभिन्न विधियां होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल दी गई है, ये टेबल आपको फिल करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको जंतु का नाम दे रखा है, तो आपको देखना है कि वो क्या खाता है और आहार की विधि क्या है उसके अंदर। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जू जो है वो क्या करता है, रक्त चूसता है, ठीक है। और आहार की विधि क्या होगी, यहाँ पे चूषण होगी। तो ये विधियाँ यहाँ पे आपको लिखी हुई हैं नीचे, आहार की विधि। तो इनमें से आपको छांट के लिखनी है। तो काफ़ी इजी है। देखो, मच्छर के बारे में बता सकते हो, मच्छर क्या करता है, वो भी खून पीता है, रक्त पीता है। तितली क्या करती है, वो भी क्या करती है, जो फूल होते हैं उनका रस चूसती है, मकरंद चूसती है। चलो जानते हैं अब यहाँ पे एक अद्भुत सत्य कि एक जो स्टारफिश होती है भाई, स्टारफिश कहाँ पे मिलती है, ओशियन के अंदर मिलती है, यानी समुद्र के अंदर मिलती है, विशाल समुद्रों में मिलती है, एक समुद्री प्राणी है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, ठीक है। जो जैसे कि हम शंख बजाते हैं तो उसके अंदर भी शंख जो बजता है भाई, वो जो शंख हमें मिलता है वो भी एक जंतु से हमें मिलता है। तो वो जो शंख का ऊपर का जो जिसको बजाते पकड़ के, तो वो क्या है, वो एक कैल्शियम कार्बोनेट के बना हुआ कवच होता है। तो ऐसे जंतुओं को ये खाती है, स्टारफिश खाती है। कवच जब खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। तो ये क्या करती है, स्टारफिश जो उसका आमाशय है उसको बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खा लेगी, और फिर से जो आमाशय है इसको वापस से अपने शरीर के अंदर ले जाएगी और आहार को वहाँ पे पचाएगी। तो ऐसे ही
बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। तो चैप्टर के लास्ट तक बने रहना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टारफिश जो है आमाशय को ही अपने बाहर निकाल देती है, जैसे कि हमारे अंदर भी जो है आमाशय होता है। यहाँ पे हम जानेंगे मानव में पाचन। मानव में पाचन से जानोगे कि हमारे अंदर भी आमाशय होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि हम जो है अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, मुख के द्वारा लेते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग किस रूप में निष्कासित किया जाता है, किस रूप में निकाला जाता है, तो मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है। तो देखो भोजन के साथ क्या होता है, जैसे ही हम भोजन खाते हैं, अपना खाना खाते हैं, तो वो एक नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है इसका क्या है, मुख गुहिका है। उसके बाद उसको इसके बाद आता है ग्रास नली या ग्रासिका। इसके बाद तीसरा आमाशय है, फिर छोटी आंत यानी कि शुदांध्र, इसके बाद वृद्धांध्र यानी कि बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, और इसके बाद मल द्वार अथवा गुद्दा। तो ये किसके भाग हैं, ये इस नली के भाग हैं। जितने भी ये भाग हैं यहाँ पे, जितने भी हमने यहाँ पे पार्ट्स पढ़े हैं, तो ये सभी मिलके हमारा जो है पाचन तंत्र बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मानव पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये है हमारा मानव पाचन तंत्र। तो यहाँ पे आप सारे जितने भी ऑर्गन हमने डिस्कस किए हैं उन सभी को देख सकते हो, जैसे कि मुख गुहिका है, इसके बाद मुख गुहिका के बाद यहाँ पे ये ग्रासिका या फिर ग्रास नली है, उसके बाद हमारा आमाशय आ जाता है। ठीक है, आमाशय के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, शुदांध्र आ जाएगी, वृद्धांध्र आ जाएगी, इसके बाद मल द्वार आ जाएगा, मल द्वार के बाद यहाँ पे लास्ट में गुद्दा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मानव का पाचन तंत्र। तो हमारा खाना यहाँ से जाके और यहाँ पे पच जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से हो जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुदांध्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां होती हैं। देखो जो हमारा भाई पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के अंदर एक तो ये सारे पार्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं कि क्या है, मुंह गुहिका है, ग्रास नली है। ठीक है, इसके लिए अलावा यहाँ पे ग्रंथियाँ भी होती है। तो हमारा पाचन तंत्र दो चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, एक तो इन सभी पार्ट से, ठीक है, दूसरा ग्रंथियों से। तो ग्रंथियाँ हमारे पाचन तंत्र में कौन सी हैं, एक तो लाला ग्रंथि है, यकृत है और अग्नाशय है। तो ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये रसों का स्राव करती हैं, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। यहाँ देखो, पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूपों में बदल देता है। आहार नली और संबंध जो ग्रंथियां हैं वो मिलके हमारा पाचन तंत्र बनाती हैं। तो पाचन तंत्र किससे मिलके बना होता है, जो भी हमारी आहार नली है इसके जितने भी पार्ट हैं उनसे, और साथ में इसके साथ जितनी भी ग्रंथियां हैं उनसे। लाला ग्रंथि हमारे मुंह में होगी, इसके अलावा यहाँ देख सकते हो यकृत है, यकृत के साथ में ही हमारा क्या है, यहाँ पे अग्नाशय है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र के अंदर ग्रंथियां हैं। मुंह एवं मुंह गुहिका। तो अब हम जितने भी हमारे आहार नाल के पार्ट्स हैं, भाग हैं, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो मुख क्या है, मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, मुख गुहिका से क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। यहाँ पे देखो मुख गुहिका के अंदर मेनली क्या क्या है, तो दांत है हमारे चबाने के लिए, जिह्वा है। ठीक है, तो देखो दांत जो है, हमारे दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदनक, अग्र चक्रवर्णक और चरणक। ठीक है, जो बिल्कुल सामने वाले 4 दांत होते हैं इनको क्या कहा है, कृंतक कहा गया है। इसके अलावा जो साइड में जो दांत होते हैं, नुकीले जो दांत होते हैं, उनको रदनक कहा गया है। इसके बाद 2 दांत होते हैं जिनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है अग्र चव्रणक। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट के 3 दांत होते हैं उनको क्या कहा गया है, चव्रणक कहा गया है। ठीक है, तो हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांतों की सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसके अलावा हमारे मुंह में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस का
स्त्रावण करती हैं। ठीक है, लाला जो ग्रंथि है मैंने बताया था किसके अंदर होती है, मुख के अंदर होती है, और ये क्या करती है, ये जो है रस का स्त्रावण करती है। देखो हमें किसी भी खाने को देख के क्या होता है, पानी आ जाता है, तो वो क्या है, वो किसकी वजह से आता है, लाला ग्रंथि की वजह से ही आता है। ऐसा लाला ग्रंथि की वजह से ही होता है। दूध के दांत और स्थायी दांतों के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम जो सेट है सैसो काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो 8 साल की उम्र तक हमारे जो पहले दांत आते हैं, प्रथम जो सेट आता है वो गिर जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत हैं। ठीक है, इन दांतों के स्थान पे दूसरे दांत आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर में बने रहते हैं, अथवा मतलब कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में ये गिरने लगते हैं। तो पूरी लाइफ टाइम चला के और जो है क्या करते हैं, लास्ट में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक टेस्ट दे रखा है जो कि मंड और शर्करा के लिए ही होगा। अब पढ़ते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ भी जो है एक मांसपेशीय है और जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। तो पीछे कहाँ पे जुड़ी होती है, ये जो है मुख गुहिका के अधर तल पे लास्ट में जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? तो जीभ क्या करती है, तो जीभ जो है हमारी बोलने में मदद करती है, भोजन को पीछे धकेलने में मदद करती है। चलो यहाँ पे एक मिठाइयाँ और दंतशय के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्माचित करते हैं। क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं, अगर वो खाना हमारे मुख के दांत के बीच में पड़ा रहे तो क्या होगा, जो शर्करा है जितनी भी खाने के अंदर, यानी कि शर्करा है, यानी कि एक तरह से कह सकते हो चीनी जो है, शर्करा होती है हर खाने के अंदर, थोड़ी थोड़ी सी होती है, तो वो किस में बदल जाएगी, वो अम्ल में बदल जाएगी। और अम्ल क्या करते हैं, वो अम्ल जो है थोड़ा खतरनाक होता है और हमारे दांतों को क्या कर देगा, स्ती पहुंचाता है। तो अम्ल धीरे धीरे दांतों को स्ती पहुंचाने लगता है। इसे दंतशय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में ऐसे है पीड़ा भी होने लगती है। देखा होगा आपने, सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं, यानी कि ठंडा लगने लगता है, गर्म लगने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो रात में ब्रश करके सोना चाहिए। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ और अन्य पदार्थ दंतशय के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है दंतशय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। परंतु अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश और दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अब जीभ पर ये विभिन्न स्वाद के जो है चित्र आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं। देखो, जीभ के जो है एक तो क्या है काम, कि जीभ जो है हमें बोलने में सहायता करती है, निगलने में सहायता करती है, इसके अलावा स्वाद का पता लगता है। स्वाद के लिए यहाँ पे कलिकाएं होती हैं। आगे चलते हैं अपना भोजन नली। तो सबसे पहला था हमारा मुख गुहिका, उसके बाद जो है क्या है, हमारा भोजन नली है। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। ठीक है, भोजन जब भोजन जो है निगल के कहाँ जाता है, ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका गले और वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। संकुचित मतलब कि एक बार जो है यहाँ पे सिकुड़ेगी, जैसे भोजन यहाँ पे है तो फिर से यहाँ से सिकुड़ के और भोजन को यहाँ पे आगे भेजेगी। तो इस तरह से भोजन जो है आगे की ओर धकेला जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता।
कई बार क्या होता है कि भोजन को हमारा जो है शरीर वो स्वीकार नहीं करता, आमाशय स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वोमिटिंग होती है। कई बार आपने देखा ऐसी घटना यदि याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय के बारे में सोचिए। अपने अभिभावकों और अध्यापक से इसके बारे में चर्चा करनी है। तो क्या होता है कि कई बार हमारे पास जो है जीवाणु की वजह से, ठीक है, गंदा खाना खाने से, उसकी वजह से क्या होता है, हमें वोमिटिंग होती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे भोजन जो है इस तरह से ग्रसिका में आएगा और ग्रसिका के बाद किसके अंदर जा रहा है, आमाशय के अंदर जाएगा। तो आमाशय में ये पढ़ते हैं कि भोजन का क्या होता है और आमाशय है क्या। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है और यह जे आकृति की होती है, जैसे कि देख चुके हो। ऊपर आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और एक और ग्रासनली है और नीचे की तरफ यहाँ पे शुदांध्र के अंदर ये खुलता है। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है, हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों का श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। ये तो सभी के साथ होता है कि कई बार हम बात करते हुए खाते हैं तो उसका रीज़न, उससे क्या होगा कि खांसी उठती है, हिचकी भी आती है कई बार और घुटन का भी अनुभव होता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका कारण क्या होता है कि जो हमारी श्वास की नली हमारे पाचन नली के साथ जुड़े होते हैं उसके अंदर वो खाने के कण चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है, खांसी आती है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को क्या करती है, फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, तो वहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है। ठीक है, वैसे तो जैसे कि भोजन की नली है, ठीक है, इसी के साथ जो है यहाँ पे एक दूसरी नली जाती है जो हमें हमारे सांस को जो है फेफड़ों तक लेके जाती है, ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुँचाने का काम करती है और यहाँ से ये आमाशय की तरफ जाती है। तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा होगा जिसे एपिग्लोटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आती है और खांसी उठती है। तो आगे देखिए, आमाशय का आंतरिक सतह, जो आमाशय की आंतरिक भित्ति है, सतह है, उससे क्या क्या जो है स्राव होता है। श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ पाचक रस यहाँ से स्रावित होते हैं। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जो अम्ल है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ जब जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जो प्रवेश कर जाते तो उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, तो उनको नष्ट करने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, जिसे HCl भी कहा जाता है। तो आमाशय से इसका स्त्रावण होता है। आमाशय से 3 चीज़ों का स्त्रावण होता है, एक है श्लेष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ पाचक रस। तो श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा करेगा, अम्ल जीवाणुओं को मारेगा और जो पाचक रस है वो भोजन को पचाने में मदद करेगा। पाचक रस यानी कि जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। हमने पढ़ा था अपने भोजन के घटक, तो भोजन के घटकों में हमने पढ़ा था प्रोटीन, तो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है ये पाचक रस, जिसको आमाशय जो है स्रावित करता है। आगे है हमारा शुदांध्र यानी कि छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या होती है, 7.5 मीटर लंबी एक कुंडलित होती है। जैसे कि रस्सी कुंडलित होती है ना, जैसे रस्सी होती है तो रस्सी को मोड़ के हम क्या फोल्ड करके जो बड़ी सी रस्सी है उसको रख सकते हैं। तो इसी तरह से जो छोटी आंत है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। तो पता लगाओ कितना होता है 7.5 मीटर। तो यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। देखो, यकृत और अग्नाशय क्या हैं, हमारी ग्रंथियां हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए रसों का स्रावण करती हैं। तो यकृत और अग्नाशय से ये जो भी रस हैं वो कहाँ पे आएंगे, शुदांध्र के अंदर आएंगे। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। इसके अलावा जो छोटी आंत है वो भी खुद ही कुछ जो है रसों का स्रावण करती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखना है, यकृत
रंग कैसा होता है, लाल भूरे रंग का। और कैसी है ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर यकृत है, लीवर है, यह पित्त रस का स्राव करती है। यकृत लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और कौन सा रस स्रावण करती है, पित्त रस का स्रावण करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या क्या बने हैं, यकृत कैसे रंग की है, लाल भूरे रंग की है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस का स्रावण करती है, और एक थैली में इसका जो रस है वो इकट्ठा होता है, उस थैली को कहते हैं पित्ताशय। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यकृत से जो रस निकलता है वो वसा के पाचन में मदद करता है, जबकि अमाशय से जो निकला था वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। अग्नाशय जो है हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। तो अग्नाशय जो है पीले रंग की होती है। अग्नाशयी रस जो है वो इससे रिलीज होंगे, ठीक है, रसों का स्रावण होगा अग्नाशयी रसों का, और जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे काम करके उनको तोड़ देगी सरल पदार्थों के अंदर। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जब सुदांद्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहाँ पे आंत्र पाचन क्रिया का पूरा कार्य कर देती हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में टूटता है, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं तो वो किस में टूटते हैं, वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन है वो किस में टूटेगा, वो अमीनो अम्ल में टूटेगा। और जो वसा है, वसा किस में टूटेगी, वसीय अम्ल के अंदर टूट जाएगी। हमने यही पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि पाचन होता क्या है। तो पाचन का अर्थ ही क्या है, जितने भी जटिल पदार्थ हैं, बड़े बड़े पदार्थ हैं, उनका छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक जटिल पदार्थ है, जो किस में टूट गया, ग्लूकोज में टूट गया, ठीक है। जो प्रोटीन है वो किस में टूट गया, अमीनो अम्ल में टूट गया। वसा किस में टूट गया, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में टूट गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाचन जो है प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो जाएगी। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आते हैं कई बार। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की प्रणाली की खोज हुई थी। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली के वक्ष क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि उसकी जो छाती है यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उसको गोली लगी, तो आमाशय में एक छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन वो जो छेद था उसको नहीं भर सके, बंद नहीं कर सकते, तो उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। व्यूमाटर को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए, ठीक है। जब उसको देखा कि यहाँ पे छेद और इसके अंदर क्या क्या हो रहा था, उसने उसको देखा। व्यूमाटर ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन का पाचन कर रहा था। उसने यह भी देखा कि आमाशय सुदांद्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पे कि एक दुर्घटना हुई और इस बंदे के यहाँ पे छेद हो गया, और छेद को जो है डॉक्टर बंद नहीं कर पाए, तो उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला कि उस छेद के अंदर क्या हो रहा है। तो आमाशय में पाचन हो रहा था, मंथन हो रहा था खाने का। तो ये देखने का लक्ष्य किसको प्राप्त हुआ, सेंट मार्टिन को, अलेक्सिस सेंट मार्टिन को। आगे चलते हैं सुदांद्र में अवशोषण। अभी तक हम आमाशय तक पहुंच चुके हैं, सुदांद्र तक कर चुके हैं कि सुदांद्र के अंदर रस आ जाते हैं, कैसे पाचन होता है, क्या चीज़ किस में टूट जाती है। अब पढ़ेंगे कि सुदांद्र के अंदर जब पाचन पूरा हो जाता है तो अवशोषण कैसे होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर सुदांद्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाएगा। जब ये खाना जो है जटिल पदार्थ से सरल पदार्थों में टूट जाएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, रक्त की वाहिकाओं में चला जाएगा। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। सुदांद्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
जिन्हें हम दीर्घ रोम या फिर रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? तो ये जो दीर्घ रोम है, दीर्घ रोम क्या है, इस तरह से उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये अवशोषण के लिए ज़्यादा जगह को बढ़ा देती हैं, यानी कि जगह जो है यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो दीर्घ रोम का क्या उपयोग है, क्या कार्य है? तो दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल का क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर की वाहिकाओं का जाल होता है। दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इसके बाद क्या होगा, जो पचा हुआ भोजन है वो दीर्घ रोम के अंदर फैली हुई रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश कर जाएगा, अवशोषण हो जाएगा खाने का। फाइनली अवशोषित जो पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में तो इस तरह से छोटी आंत जो है हमारी, उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर जो है भोजन का पाचन पूरा हुआ है और उसके बाद वहाँ पे अवशोषण हुआ है। ठीक है, अवशोषण होकर रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है जो खाना है हमारा, पचा हुआ जो भोजन है वो, और उससे क्या बनता है, जटिल पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। और इसी प्रक्रम को क्या कहा गया है, इसी प्रक्रम को स्वांगीकरण गया है, यानी कि जटिल पदार्थों का बनना। ठीक है, भोजन के पाचन के बाद और अवशोषण के बाद जटिल पदार्थों का बनना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारा भोजन खाने का जो पर्पज है वो पूरा हो जाता है। हम भोजन किस लिए खाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता उसका अवशोषण भी नहीं होगा और वो वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। तो आगे देखते हैं कि जब भोजन वृद्धांत्र में यानी कि हमारी जब बड़ी आंत में जाएगा तो उसका वहाँ पे क्या होता है, देखो वृद्ध आंत्र यानी कि बड़ी, तो बड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो बृहद आंत्र होती है वो चौड़ी होती है। ठीक है, और छोटी होती है। जो छोटी आंत थी वो 7.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन जो वृहद आंत्र है यानी बड़ी आंत है वो 1.5 मीटर हमारी लंबाई की होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो जितना भी जल है, कुछ लवण है, उनको अवशोषित कर लेना, और जो भी अपचित भोजन है, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, तो उस अर्ध ठोस मल को मल के रूप में शरीर से बाहर कर देना। ये काम किसका है, हमारे वृहद आंत्र का है। तो समय समय पर गुदा द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। आगे देखते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो जो घास खाते हैं जंतु उन्हें क्या कहते हैं, अभी इसके रिलेटेड जो है वर्कशीट भी आई थी और उसके अंदर हमने समझा था। तो फिर से देखते हैं, बिल्कुल इजी है। तो घास खाने वाले जंतु को देखा होगा आपने, जैसे कि गाय है, भैंस है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको शाकाहारी कहा जाता है। ये समय समय पे लगातार जुगाली करते हुए देखते होंगे आप इनको कि बैठ के जो है जुगाली करते। तो उसका जुगाली करने का क्या कारण है, जब वे खा भी ना रहे हो तब भी वो जुगाली करते हैं, तो उसका क्या कारण है, पढ़ते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर कहाँ पहुँचा देते हैं, आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमन कहलाता है, जो कि प्रथम आमाशय के नाम से भी जाना जाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होगा आमाशय, 4 भागों में। ठीक है, जो पहला भाग होता है उसको रूमन कहा जाता है। रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होगा, यानी कि आधा पाचन होगा, जिसे जुगाल कहते हैं, कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुंह में लाता है और फिर से चबाता है, जैसे कि जुगाली करना जिसे कहा जाता है। इस प्रक्रम को रुमनेंट कहा जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, रुमनेंट कहा जाता है, यानी कि जुगाली करना कहा जाता है। क्या होगा कि जो भी गाय है, भैंस है, वो क्या करेगी, पहले तो जल्दी जल्दी से खाने को निगल लेगी, यानी कि घास को निगल लेगी, और कहाँ पे इकट्ठा कर देगी, रूमेन के अंदर इकट्ठा कर देगी, प्रथम आमाशय के अंदर इकट्ठा कर देगी, और फिर उसको फिर से मुंह के अंदर लेके आएगी। ठीक है,
कड़ को फिर से माउथ के अंदर लेके आएगी, मुंह के अंदर लेके आएगी और फिर से उसको चबाएगी, जिसे क्या कहा है, जुगाली करना या रुमिनेंथन कहा गया है। और ऐसे जंतु को क्या कहते हैं, रुमिनेंट कहते हैं या रोमैंथी कहते हैं। तो रोमैंथी कौन से जंतु हुए, घास खाने वाले, जैसे कि गाय हैं, भैंस है। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसी रूमिनेंट और रोमैंथी पशु जैसे हिरण आदि के रुमन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते सेलुलोज का पाचन, क्योंकि हमारे पास उसके लिए जीवाणु हमारे अंदर नहीं पाए जाते। और जितने भी घास खाने वाले हैं उनके अंदर ये सेलुलोज को पचाने वाला जीवाणु होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो घास को भी पचा जाते हैं। जानवर जैसे कि घोड़ा है, खरगोश आदि में शुद्धांत्र एवं वर्धांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। तो अंधनाल किसके अंदर होती है, घोड़ा और खरगोश जैसे जंतुओं में। कहाँ पे होती है, शुद्धांत्र और वृद्धांत्र के बीच में होती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते। तो यहाँ पे अभी देखते हैं आगे, अमीबा में संभरण और पाचन। तो ये भी जो है वर्कशीट के अंदर नेक्स्ट वर्कशीट में देखने को आया था। अमीबा में संभरण और पाचन कैसे होता है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोश के जीव होता है। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा एक जीव है जो कि एक कोशिका से मिलके बना होता है। जैसे हमारा घर जो है छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना होता है, तो वैसे ही जितने भी सजीव हैं उनका भी शरीर जो है वो छोटी छोटी एक कह सकते हो यूनिट से मिलके, इकाई से मिलके बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो हमारा शरीर भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो ऐसे ही अमीबा है, वो कैसा जीव है, वो एक कोशिकीय जीव है, यानी कि उसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलके बना होगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला जीव होता है। कौन है ये, अमीबा है। ये अमीबा में कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। तो सबसे बाहरी ये आपको दिख रही है, ये क्या है इसकी, ये इसकी कोशिका झिल्ली है। बीच में जो है यहाँ पे एक केंद्रक होता है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या भरा होता है, कोशिका द्रव यहाँ पे भरा होता है। तो ये होता है अमीबा। इस तरह से दिखता है कुछ अमीबा। अमीबा द्रव में बुलबुलों के समान धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति को बदलता रहता है और एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्त को निकालता है, जिन्हें पदाभ कहते हैं, जो इसे गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते। तो ये आज की वर्कशीट में आज का था आपका, कि जो भी भाई हमारा अमीबा है, अमीबा कुछ इस तरह से जो है कुछ इस तरह से देख सकते हो कि कुछ इस तरह से जो है हमारा अमीबा होता है। बीच में केंद्रक होता है, ये सबसे बाहरी कोशिका झिल्ली है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भरा हुआ है वो क्या है, कोशिका द्रव है। तो इसके अंदर धानियाँ होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई भोजन आता है, तो भोजन जैसे ही इसको दिखता है तो इसके पास जो है उंगली नुमा संरचनाएं निकलने लगती हैं, जिन्हें ये क्या कहते हैं, पदाभ कहते हैं या कृत्रिम पाव कहते हैं। तो इसके बाद इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में भी सहायता करता है। तो चलने के लिए भी ये काम करता है कृत्रिम पाव, और भोजन को पकड़ने में भी काम करता है। और ये क्या है, उंगली जैसे संरचनाएं हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है जब इसे भोजन का आभास होता है। तो अमीबा का भोजन क्या है, तो कुछ सूक्ष्म जीव जो है इसका भोजन होते। तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ को विकसित करके उसे निगल लेता। तो यहाँ पे ये अपनी उंगली जैसी संरचनाएं निकालेगा और इसको क्या करेगा, फाइनली निगल जाएगा, अपने भोजन को निगल जाएगा। तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके क्या करता है, निगल लेता है, और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो उंगली जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, ये क्या है, इसके ये इसके पदार्थ हैं। ये देखो, ये जो है इसके क्या है, पदार्थ हैं। ये बीच में इसका केंद्रक है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी खाद्य धानियाँ, जिसके अंदर जो इसका भोजन है वो पचने का काम करेगा। खाद्य धानी में ही पाचक रस द्रावित होते हैं। अब ये एक कोश के जीव है, तो इसको भी अपना भोजन को पचाने के लिए कुछ ना कुछ पाचक रस चाहिए। तो इसके पाचक रस कहाँ से निकलते हैं,
खाद्य धानी से निकलते हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ही हर किसी जीव के लिए भोजन की आवश्यकता है। ऊर्जा देता है, वृद्धि करवाता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, सरल पदार्थों में टूट जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं और ऊर्जा मिलती है। अगले अध्याय में आप आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं पे हमारा ख़त्म होता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानने को मिले। तो किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, आपकी 7th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि है प्राणियों में पोषण। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों।